जीत के लिए बस एक जुनून चाहिए, जिसमें हो उबाल ऐसा खून चाहिए, या आसमां भी आ जाएगा जमी पे। यह आसमां भी आ जाएगा जमी पे, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। नमस्कार, मैं अनिल के राय ब्रिम्स के स्पेशल सेगमेंट चीयर्स क्लब में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास का दूसरा चैप्टर सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में अध्ययन करेंगे। प्राचीन भारत के इतिहास का जो पहला चैप्टर है पाषाण काल, उसका वीडियो और उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर का वीडियो जो है अपलोड कर दिया गया है। यदि अभी तक आप लोग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दे रहा हूं, वहां से जाकर देख ले या आई बटन पे क्लिक करके जो है जरूर देख ले। आज के वीडियो में हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में चर्चा करेंगे, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है परीक्षा के दृष्टिकोण से भी और प्राचीन भारतीय इतिहास का भी। प्राचीन भारतीय इतिहास में आने वाले प्रश्नों में से लगभग 10% क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो है परीक्षा के दृष्टि से जो है दृष्टिकोण से ये चैप्टर है। लेकिन एक प्रॉब्लम क्या है कि बच्चे यहाँ पे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं इस चैप्टर को पढ़ते समय। इतने सारे जो सिंधु सभ्यता के स्थल है, हड़प्पा से क्या मिला, मोहनजोदड़ो से क्या मिला, चंद्रद्रोण से क्या मिला, लोथल से क्या मिला, कालीबंगा से क्या मिला, इतने समान इतने स्थलों से लगभग 1 दर्जन स्थलों से जो है प्राप्त हुआ है। तो इस 1 दर्जन स्थलों से प्राप्त वस्तुओं को याद करने में ये कंफ्यूज हो जाते हैं। हड़प्पा का मोहनजोदड़ो में मिला देते हैं, मोहनजोदड़ो का कालीबंगा में मिला देते हैं, क्योंकि वो रट्टा मारते हैं और इसे भूल जाते हैं। लेकिन आज के बाद ये वीडियो देखने के बाद ऐसे सिंधु घाटी सभ्यता पर मैं कुल 3 वीडियो लेक्चर बनाऊंगा और एक 50 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर का जो है वीडियो बनाऊंगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता का ये 3 वीडियो देखने के बाद ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगा हमेशा के लिए, कहां से कौन सा सामान मिला है, और इस चैप्टर के सारे प्रश्न दिमाग में बैठ जाएंगे और कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा। कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, सारे जो है दिमाग में आसानी से सारे फैक्ट बैठ जाएंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के इस सीरीज में आज हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता का खोज, उसका नामकरण, उसकी उत्पत्ति, उसका कालखंड और उसकी विशेषताओं के साथ साथ इसके विस्तार के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुआ कैसे, आखिर इसकी खोज कैसे की गई, किसने सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बताया। तो देखिए, कहानी जो है शुरू होती है 1826 ईस्वी से। 1826 ईस्वी में जो है चार्ल्स मेसन, ये नाम याद रखिएगा, चार्ल्स मेसन एक अंग्रेज इतिहासकार थे या पुरातात्विक भी बोल सकते हैं। ये पाकिस्तान में साहिवाल जो जिला है, आज साहिवाल है, उस समय उसका नाम मोंटगोमरी था, वहां पर ये भ्रमण करते हैं और भ्रमण करते समय इन्हें जो है कुछ टीला दिखाई देता है। ये वहां पे कुछ टीलों का अवलोकन करते हैं। कहां पे? पाकिस्तान में। पाकिस्तान के कहा? साहिवाल डिस्ट्रिक्ट में उन्हें कुछ टीला दिखाई देता है। वो कुछ टीलों का अवलोकन करते हैं और इस टीलों का अवलोकन करने के बाद वो ये बतलाते हैं कि यहाँ पे कोई ना कोई सभ्यता है, कोई ना कोई सभ्यता है, ठीक है ना। वो ये अंदाजा लगाते हैं और इस बात की जानकारी जो है चार्ल्स मेसन ने, एक मैगजीन है जिसका नाम है जर्नी ऑफ नैरेटिव, इसमें उन्होंने लिख कर बताया था इसके बारे में कि पाकिस्तान के साहिवाल के पास कुछ सभ्यता, माने कुछ टीलाएं हैं, मतलब यहाँ पे कुछ सभ्यता हो सकती है। कुछ सभ्यता का मतलब होता है ऐसी परिस्थितियां, ऐसा जहां पे लोग एक सुव्यवस्थित ढंग से रहते हैं, है ना। जैसे हमने पाषाण काल में देखा था कि वहां पे लोग उतने एक व्यवस्थित ढंग से नहीं रहते थे। तो सभ्यता का मतलब था जब लोग जो है काफी व्यवस्थित ढंग से रहते हैं, उसी को हम लोग जो सभ्यता बोलते हैं। तो उनका ये कहना था कि यहाँ पे कोई जो है सभ्यता या कोई शहर हो सकता होगा, क्योंकि उन्होंने कुछ टीलों का अवलोकन किया था 1826 ईस्वी में, और इस बात की जानकारी उन्होंने जर्नी ऑफ नैरेटिव में दिया था। बस इसका हमको दिमाग में रखना चाहिए। नाम में देखिए मेसन मतलब मेसन एंड मैसेंजर। तो चार्ल्स मेसन ने सबसे पहले मैसेज दिया था, मतलब सबसे पहले बताया था कि भाई यहां पे कोई सभ्यता हो सकती है। किसने बताया था? चार्ल्स मेसन ने। किसने मैसेज दिया था? मेसन ने। तो मैसेंजर मेसन, मैसेज मेसन,
इससे आपके दिमाग में जो है बैठ गया होगा। तो अगर सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में किसने मैसेज दिया था, मतलब किसने अनुमान लगाया था, वह चार्ल्स मेसन। उसके काफी दिनों तक बाद कुछ नहीं हुआ, ठीक है ना, इस पर उन लोगों को कोई किसी ने कुछ ध्यान नहीं दिया, ठीक है ना, कोई किसी ने कुछ ध्यान नहीं दिया। लेकिन फिर आया समय 1853 ईस्वी का, है ना, और एक अलेक्जेंडर कनिंघम, नाम सुने होंगे, पाषाण काल में बहुत बार इसका नाम सुने होंगे, अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम कौन थे? भारत के पुरातत्विक के जनक माने जाते हैं। इनको जो है एक हड़प्पा का मोहर हाथ में लगा, है ना, जो सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है हड़प्पा में, उसके बारे में भी आगे हम लोग चर्चा करेंगे। वहां का एक मोहर हाथ लगा। उस मोहर पे क्या था? उस मोहर पे जो है बैल का चिन्ह के साथ, बैल का चिन्ह था और 6 अक्षरों वाला जो ना एक कुछ 6 अक्षरों में जो है लिखा गया, मतलब 6 अक्षरों वाला एक लिपि थी, मैंने 6 अक्षर उस पर लिखे गए थे, अंकित थे। किसको मिला? 1853 में एक कनिंघम का, जब वे पुरातत्व का अध्ययन कर रहे थे तो उनको उन्हीं पुरातात्विक में उन्हें एक मोहर जो है हाथ लगा, लेकिन जिसपे एक बैल का चिन्ह और 6 अक्षर अंकित थे। इन अक्षरों को आज तक नहीं पढ़ा गया है। सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग आद्य ऐतिहासिक काल में रखते हैं, क्योंकि इनके जितने भी साक्ष्य हैं, इस काल के जितने भी साक्ष्य हैं, इसका अध्ययन का एकमात्र स्रोत पुरातात्विक तत्व हैं, पुरातात्विक वस्तुएं हैं, क्योंकि यहां से जो लिखा हुआ चीज मिला उसको हम लोग नहीं पढ़ पाए हैं, और जहां से लिखे हुए चीजों को हम लोग नहीं पढ़ पाए हैं उसको हम लोग किस में रखे? आद्य ऐतिहासिक काल में। तो ये क्या लिखा हुआ आज तक नहीं पढ़ पाए, और कनिंघम भी नहीं पढ़ पाया। जब आज तक नहीं पढ़ा गया तो उस समय क्या पढ़ा गया होगा? कनिंघम इसको नहीं पढ़ पाए और इसके महत्व को नहीं समझ पाए, उन्होंने अनदेखा कर दिया, बोले होगा जैसे सारे मिले होगा, पर मतलब वो इस बात का अंदाजा नहीं लगा पाए कि यहाँ पे कोई जो है सभ्यता होगी। इस बात से वो एकदम मतलब अंदाजा नहीं लगा पाए, इस मोहर के महत्व को नहीं समझ पाए और कोई अध्ययन नहीं किया, छोड़ दिया, अध्ययन कोई नहीं किया। फिर क्या हुआ आगे चलकर कि 1856 में, 1856 में, है ना, भारत में समय चला क्या? रेल की पटरियां बिछाने का। तो 1856 में जो है लाहौर से कराची तक, लाहौर जो अभी भी पाकिस्तान में है, कराची समुद्र के किनारे जो भी पाकिस्तान में है, इधर पंजाब में लाहौर और इधर कराची, लाहौर से कराची तक रेलवे पटरियां बिछाई जा रही थी 1856 में। और वहां पे जो इंजीनियर थे उनका नाम है बर्टन बंधु, जॉन बर्टन और विलियम बर्टन, ये नाम था उनका, जॉन बर्टन और विलियम बर्टन, है ना, ये इंजीनियर थे। ये जब लाहौर से कराची तक रेलवे लाइन बिछा रहे थे, रेलवे लाइन की पटरियां बिछा रहे थे, तो वहां खोदते समय इन्हें बहुत सारे ईंटें प्राप्त हुए, बहुत सारे ईंटें प्राप्त हुए, है ना। तो इन्होंने सोचा कि होगा कुछ यहाँ इमारत पुराना, उन्हें क्या लेना देना, ये तो इंजीनियर से, अच्छा ईंटा मिल गया, जितना ईंटा यहां से मिल रहा था उसको ये क्या कर रहे थे, इस पटरी को बिछाने में लगा दिया। ईंटा मिलते गया और उस पटरी को बिछाने में क्या कर गए, लगाते चले गए। मतलब ये भी इसके महत्व को नहीं समझ पाए। कौन? बर्टन बंधु। ईंटा मिलता गया और ये पटरी बिछाने में क्या किए, लगाते चले गए। इसके अलावा इतना ईंटा मिलने लगा कि वहां के आसपास के लोग भी लेकर चले गए, ठीक है ना, जो बाद में चीजों को जो है वापस ये किया गया। तो 1856 तक आते आते भी इसके महत्व को कोई नहीं समझ पाया और आगे 50 साल तक भी कोई इसको महत्व को नहीं समझ पाया। फिर समय आया 1921 का, यह बहुत महत्वपूर्ण ईस्वी था 1921। 1921 में इतनी घटनाओं घटने के बाद जो भारत के उस समय के पुरातात्विक विभाग के महानिदेशक थे, कौन? जॉन मार्शल, जॉन मार्शल, जॉन नहीं जॉन, याद रखोगे, जॉन नहीं है ना, जॉन नहीं, जॉन मार्शल। तो 1921 ईस्वी में उस समय जो भारतीय पुरातत्विक विभाग के हेड थे, है ना, महानिदेशक थे, कौन? जॉन मार्शल। ये इन सारी चीजों को देख रहे थे, है ना, उन्होंने जर्नी ऑफ नैरेटिव को भी पढ़ा, उन्होंने कनिंघम के बारे में सुना और सुना कि 1856 में वहां से बहुत सारा ईंटा उटा मिला था। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अंदाजा लगाया कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो होगा, जरूर कुछ होगा। ऐसी थोड़ा है कि वहां से मोहर मिल रहा है, ठीक है ना, वहां पे मेसन साहब बता के गए हैं,
कुछ तो कुछ होगा जरूर। तो इन्होंने क्या किया कि वहां पे खुदाई करने का विचार बनाया, और इन्होंने उस समय के जो सबसे फेमस इतिहासकार कह सकते हैं या पुरातात्विक थे उनको बुलाया, जिनका नाम क्या था, दयाराम साहनी। दयाराम साहनी इनका पूरा नाम था, राय बहादुर दयाराम साहनी। राय बहादुर इनको उपाधि मिला हुआ था, जानते होंगे पहले के लोगों को जो है राजा महाराजा उपाधि दे दिया करते थे, राजा जैसे राजा राम मोहन राय, उनको राजा की उपाधि मिली थी। अकबर द्वितीय ने दिया था, जब हम मध्य भारत का इतिहास पढ़ेंगे तो बताएंगे, है ना, अकबर द्वितीय ने दिया था। उसके बाद से दयाराम साहनी को राय बहादुर की उपाधि मिली थी। तो राय बहादुर दयाराम साहनी को बुलाया और बोला कि भाई एक काम करो, तुम जाओ हड़प्पा में। कहां जाओ, हड़प्पा जाओ। हड़प्पा जाओ, हड़प्पा मतलब वही साहिवाल में, जो पाकिस्तान का साहिवाल डिस्ट्रिक्ट है, अभी उसका नाम साहिवाल है, उस समय मोंटगोमरी नाम था। तो पाकिस्तान के मोंटगोमरी डिस्ट्रिक्ट में हड़प्पा एक जगह का नाम है। बोला तुम वहां जाओ और जाकर उसका खुदाई करो। तो दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में हड़प्पा का खोज किया, मतलब वहां पे जाके खुदाई किया। और खुदाई करने के बाद क्या देख रहा है, अरे यहां तो बहुत राज छिपा हुआ है, न जाने कितने राज यहाँ दफन है, और ये गधा लोग को कुछ पता नहीं चला, है ना। तो दयाराम साहनी ने बताया कि नहीं, यहाँ पे है ना, देखो यहाँ से बहुत सारी चीजें जो है मिल रही है, कुम्हार का चक्का मिल रहा है ना, माता देवी की मूर्ति मिल रही है ना, बहुत सारी चीज इनको मिला, बहुत सारी स्ट्रक्चर इनको जो है वहां पे मिलना शुरू हो गया, ठीक है ना। तो जॉन मॉर्सन ने बोला ओ ऐसा बात है, मतलब ये गधे लोग को कुछ पता नहीं चल रहा था, यहाँ बहुत सारे राज क्या है, दफन है। तो उन्होंने बोला ठीक है, तुम क्या करो, हड़प्पा की खुदाई तुम जारी रखो। इन्होंने उस समय के एक प्रसिद्ध इतिहासकार थे, उनको बुलाया, फिर राखाल दास बनर्जी। राखाल दास बनर्जी अगले साल जब दयाराम साहनी ने इसको खोदा, वहां से देखा बहुत सारी चीजें मिल रही हैं हड़प्पा से, है ना, कुम्हार का चक्का मिल रहा है, बहुत सारी चीज मिल रहे हैं, मैं अभी आगे जाऊंगा तुमको बताऊंगा। यहाँ से कब्रस्तान मिला है, ताबूत मिला है, बहुत सारे सामान मिले। बोले तो जॉन मॉर्सन ने बोला कि ऐसा बात है तो उसके आसपास के इलाकों में भी जरूर मिलेगा। तो उसने राखाल दास बनर्जी को बुलाया और इसको भेज दिया हड़प्पा से 200 किलोमीटर दूर मोहनजोदड़ो में, जो पाकिस्तान के अभी लड़काना जिले में है, पाकिस्तान के लड़काना जिलों में सिंध प्रांत में है। वहां पे भेजा किसको, राखाल दास बनर्जी को, बोला भाई आप वहां जाओ, वहां जाके खुदाई करो। तो 1922 ईस्वी में राखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो का खुदाई शुरू किया और वहां पर एक सभ्यता खोज डाली। यहां से भी बहुत सारा सामान मिलने लगा, है ना, पशुपति देव का मूर्ति मिला, यहां से फिर पुरोहितों का घर मिला, बहुत बड़ा विशाल स्नानागार मिला, ठीक है ना, मतलब नहाने का जगह, अनाज का घर, मतलब बहुत कुछ मिलने लगा। तब जाकर ये समझ में आया कि ये लोग जो बोल रहे थे, चार्ल्स मेसन साहब, या ये एक कनिंगम को जो मोहरा मिला था, या ये जो ईंटा मिल रहा था, कोई यूं ही नहीं मिल रहा था, इसके नीचे तो बहुत सारा चीज है। इस तरह से हमें एक न्यू सभ्यता, एक नई सभ्यता की जानकारी मिली, जिसको नाम दिया गया सिंधु घाटी की सभ्यता, है ना। इसका नाम सिंधु घाटी की सभ्यता क्यों पड़ा, अभी हम आगे आते हैं। तो इस तरह से 1826 से जो है ना शुरू हुआ था, 1921-22 तक जाते, 1921 तक जाते हमें ये कंफर्म हो गया कि यहाँ पे बहुत बड़ा जो है, इस जगह में पाकिस्तान के आसपास जो साहिवाल, जो सिंधु घाटी नदी है, उसके अगल बगल में बहुत बड़ा कुछ राज छिपा हुआ है। और इसके बाद से खुदाई जो है शुरू हो गई 1921 से, और आज तक हो रहा है, और हमें बहुत सारी चीजें क्या हो रही है, जानकारी जो है मिलती जा रही है। तो इस तरह से सिंधु घाटी सभ्यता का खोज हुआ। इसकी खोज के पहले तक वैदिक सभ्यता को सबसे पुरानी सभ्यता भारत में मानी जाती थी, कि भारत की सबसे पुरानी सभ्यता कौन है, वैदिक सभ्यता। ये 1920 तक यही माना जाता था कि भारत का जो सबसे पुराना ऋग वैदिक काल था उसको माना जाता था। लेकिन इसकी खोज के बाद से ये पता चला कि नहीं, ऋग वैदिक काल से भी पहले यहाँ पे लोग सुव्यवस्थित ढंग से रहते थे, और गांव में नहीं शहरों में रहा करते थे। तो इस तरह से भारत की सबसे प्राचीन, भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे प्राचीन सभ्यता का जो है खोज हुआ, जो विश्व की जो बड़ी बड़ी सभ्यताएं हैं उसके समकालीन थी, जिसमें मेसोपोटामिया की सभ्यता है जो हमारा इराक में है, फिर उधर अफ्रीका में नील नदी की सभ्यता यानी मिस्र की सभ्यता है,
चीन की सभ्यता, इन प्राचीन सभ्यताओं के समकालीन एक सभ्यता का इस तरह से जो है खोज हुआ, है ना। और माना गया कि वैदिक सभ्यता तो बहुत बाद में, वैदिक सभ्यता माना जाता है करीबन 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक, है ना। ये उसके बहुत पहले का, इसके हम कालखंड में भी आएंगे, इसका अलग अलग कालखंड अलग अलग इतिहासकार ने माना है। तो इस खोज से हमको यहां से कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे ये ध्यान में रखना है। सबसे पहली बात का याद रखना है, सिंधु घाटी सभ्यता का मैसेज किसने दिया, हु इज द मैसेंजर, मेसन, चार्ल्स मेसन, मेसन इज द मैसेंजर। ओके, मेसन ने सबसे पहले 1826 में बताया कि भाई यहां कोई सभ्यता हो सकता है। इस सभ्यता के महत्व को कौन नहीं समझ पाया, अलेक्जेंडर कनिंघम, जो भारतीय पुरातत्व के जनक माने जाते हैं। उनको एक मोहर मिला था, मोहर कहां का, हड़प्पा का, जहां पे इस पे एक बैल का चिन्ह और 6 अक्षर थे। इसके महत्व को नहीं समझ पाए, बर्टन बंडू भी नहीं समझ पाए। 1921-22 में जाकर, ये याद रखोगे, जॉन मार्शल के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में, जॉन मार्शल के नेतृत्व में 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की और 1922 में राखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की। तब जाके हम जो है हमें इस सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त हुई और इसके महत्व को हम लोग समझ पाए। तो यहां से 3-4 क्वेश्चन बनते हैं। हु इज द मैसेंजर, चार्ल्स मेसन। कौन वहां के मोहर की जो इस तरह से क्वेश्चन आता है कि कौन वहां के मोहर के महत्व को नहीं समझ पाया, हड़प्पा के मोहर को, तो अलेक्जेंडर कनिंघम, है ना। और किसने जो है, किसके नेतृत्व में सिंधु घाटी सभ्यता की खोज, मतलब हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खोज किसके निर्देशन में हुआ, तो जॉन मार्शल। बहुत बार पूछा जाता है, जॉन मार्शल के निर्देशन में खुदाई हुआ, चार्ल्स मेसन ने मैसेज दिया, मेसन वाज द मैसेंजर। और 1922 ईस्वी में राखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की और इस तरह से हमें एक सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। अब आगे चलते हैं, ठीक है। इसका नामकरण कैसे रखा गया, सेकेंड आते हैं हम लोग इसके नामकरण में। सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण सिंधु घाटी सभ्यता क्यों पड़ा, तो देखो, सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर हमें जितने भी स्थल मिले हैं, जितने भी जगह मिले हैं, चाहे वो हड़प्पा हो, मोहनजोदड़ो हो, चंद्रहुद्रो हो, लोथल हो, जो भी हो, ये सभी के सभी, ये मान लो ये भारत है, ना, ये भारत का है। यहां पे तिब्बत का पठार, इस तिब्बत के पठार से यहां से निकलते हुए एक नदी जो है आके अरब सागर में गिरती है। इस नदी का नाम क्या है, सिंधु नदी, है ना। तो जितने भी हमको स्थल मिले हैं, इसके अंदर जितने भी जगह मिले हैं उस समय तक जो मिला था, ठीक है ना, वो सभी सिंधु घाटी या उसकी जो सहायक नदियां हैं। कौन कौन है सहायक नदियां, चेनाब, झेलम, रावी, सतलज, ब्यास, इनके आसपास मिला है जितने स्थल। जैसे हड़प्पा यहां मिला है, मोहनजोदड़ो यहां मिला है, तो जितने नदियां हैं इनके आसपास ही मिला, सॉरी, जितने जगह हैं, जितने स्थल है, वो सब सिंधु घाटी के आसपास ही मिला। इसीलिए इसको सिंधु घाटी का सभ्यता जो है कहा गया। और ये नाम देने वाले कोई और नहीं थे, जॉन मार्शल, क्योंकि इन्हीं के निर्देशन में जो हुआ था। तो जॉन मार्शल ने इस सभ्यता का नाम क्या दिया, इस सभ्यता का नाम दिया सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता किसने, जॉन मार्शल ने। इस सभ्यता का नाम क्या दिया, सिंधु घाटी सभ्यता, क्योंकि इसके जितने भी स्थल है सिंधु नदी या उसके सहायक नदियों के आसपास हमें मिला। इसलिए जॉन मार्शल ने इस सभ्यता का नाम दे दिया सिंधु घाटी सभ्यता, क्योंकि ये चलन में था, जिस नदी के किनारे जगह मिलते थे उस नदी के नाम पे रख दिया जाता था। जैसे नील नदी की सभ्यता जो मिस्र की सभ्यता है। उसके बाद से इस सभ्यता को जो है हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा कालीन सभ्यता। क्यों, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी स्थल मिले हैं उसमें सबसे पहले किसका खोज हुआ था, 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने किसका खोज किया था, हड़प्पा का। तो सबसे पहले हड़प्पा का खोज हुआ था। सबसे पहले हड़प्पा का जो है खोज हुआ था, या सबसे पहला स्थल जो हड़प्पा मिला था, इसलिए इसे हड़प्पा की सभ्यता भी कहते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता को दो नाम से बहुत फेमस है, सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता क्यों कहते हैं, क्योंकि भाई सिंधु नदी के घाटी, सिंधु नदी और उसके सहायक नदियों के आसपास मिला था। पहला जगह हड़प्पा था, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है।
इसके अलावा कुछ और नाम है जो ज्यादा प्रचलित नहीं है। सिंधु सरस्वती घाटी सभ्यता, ये जो नाम है, ये नाम उतना प्रचलित नहीं है, नहीं कोई किताब में देखने को मिलेगा। ये नाम कुछ इतिहासकारों के बीच में ही रह गया, जो इतिहासकार हैं जो इसके बारे में स्टडी करते हैं उन्हीं के बीच में रह गया, क्योंकि कुछ जगह, कुछ ऐसे जगह हैं जो सरस्वती नदी के किनारे भी मिला है, घग्गर नदी भी जिसको बोलते हैं, है ना, जो विलुप्त हो गई है पढ़ाई, तो इस नदी के किनारे भी मिला, इसलिए इसको सिंधु सरस्वती घाटी सभ्यता भी कहते हैं, पर ये उतना फेमस नहीं है, ये इतिहासकारों के बीच में ही रह गया। मेनली इसको किस नाम से जानते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता, क्योंकि ये सिंधु नदी घाटी और उसके सहायक नदियों के किनारे मिला था। सबसे पहला जगह था क्या? हड़प्पा, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। यहां से जो क्वेश्चन बनता है बाबू, एक ही क्वेश्चन बनता है जो आप लोग दिमाग में रख सकते हैं। वो क्वेश्चन क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता का नाम, सिंधु घाटी सभ्यता किसने दिया था, मतलब इस सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता ने किसने दिया था? तो जॉन मार्शल ने। तो ये हो गया कि इसकी खोज कैसे हुई। देखो, इसकी खोज करने में करीबन 100 साल लगा। 1826 में जानकारी हुई और 1921-22 तक आते हमें इस सभ्यता के बारे में जो है जानकारी प्राप्त हुई। तो करीबन 100 साल लग गया इसके महत्व को समझने में, इसका नामकरण समझ में आ गया। अब अगला जो क्वेश्चन है जो इससे आता है कि भाई इसका कालखंड क्या है, मतलब ये सभ्यता कब से कब तक डेवलप थी, कब से कब तक जो है विकसित थी, इस सभ्यता का कालखंड क्या है। तो देखो, जो सिंधु घाटी सभ्यता है ना, इसको जानने का स्रोत सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्य है। इस समय जो लिखे गए साक्ष्य हमको मिले हैं, जो लिखित साक्ष्य मिले हैं, उन लिखित साक्ष्यों को पढ़ा नहीं गया है, इसलिए इसको हम लोग आद्य ऐतिहासिक सभ्यता भी कहते हैं। इसको आद्य ऐतिहासिक काल में रखते हैं। जैसे प्रागैतिहासिक काल में पाषाण काल था, आद्य ऐतिहासिक काल का उदाहरण कौन है? सिंधु घाटी सभ्यता। यह आद्य ऐतिहासिक काल की जो है सभ्यता इसको मानी जाती है, क्योंकि यहां से जो भी चीज मिले उसको हम लोग पढ़ नहीं पाए। मिला क्या है? पुरातात्विक तत्व। तो अब इन पुरातात्विक तत्वों को अध्ययन करके अलग अलग जो पुरातात्विक थे या इतिहासकार थे, वो अलग अलग कालखंड बताएं। सबका अपना अपना जो है नजरिया है, कोई किसी के हिसाब से कुछ और है, किसी के हिसाब से कुछ और है, तो इसमें बहुत जो है अलग अलग मत है। तो हमको सभी मतों से मतलब नहीं है, हम 2-3 मतों को जो है जान के रखेंगे जो हमारे एग्जाम में आते रहते हैं, है ना, और इन 2-3 मतों को ही सबसे ज्यादा जो है मान्यता प्राप्त है। तो जिन मतों को मान्यता प्राप्त है उसी के बारे में हम लोग जान के रखेंगे। तो सबसे पहला तो ये आता है कि इसका खोज किसके नेतृत्व में हुआ था? जॉन मार्शल के नेतृत्व में हुआ था। तो जॉन मार्शल साहब का क्या मानना था? ये भाई साहब क्या मानते थे? इसका कालखंड क्या मानते थे? तो मार्शल साहब का मानना था, जॉन मार्शल साहब का, कि ये जो सभ्यता है ये 3250 ईस्वी पूर्व से 2750 ईस्वी पूर्व तक रहा होगा। इनका कहना है कि यह सभ्यता 3250 ईस्वी पूर्व से 2750 ईस्वी पूर्व, मतलब ईसा मसीह के जन्म के 3250 वर्ष पहले से 2750 वर्ष पहले, मतलब अगर आज से जोड़ दिया जाए तो इसमें 2000 और जोड़ दो, 2022 चल रहा है तो 2022 और इसमें जोड़ दो, तो 32,000, 3200, इधर 2000, 5200, मान इधर 3000, 5000, मान करीबन आज से 5000 साल पहले ये सभ्यता रही होगी। ये मार्शल साहब का मानना है। तो ये चीजें जान के रखोगे। दूसरा क्या है कि जो पुरातात्विक तत्व होते हैं ना, उसको स्टडी करने का एक पद्धति है जिसको हम लोग बोलते हैं रेडियो कार्बन पद्धति। रेडियो कार्बन पद्धति, रेडियो कार्बन मतलब C14 पद्धति बोलते हैं। जब मैं साइंस पढ़ाऊंगा, विज्ञान, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो उसके बारे में इससे बात करेंगे। ये एक मेथड है, टेक्नोलॉजी है, जिससे हम लोग किसी भी जीवाश्म का या किसी भी पुरातात्विक तत्व का जो है एज का पता लगाते हैं, है ना। तो इसके हिसाब से जो पाया गया, इसके हिसाब से जो सबसे ज्यादा जिसको मान्यता भी क्या है प्राप्त है, वो है 2350 से लेकर 1750 ईस्वी पूर्व तक। तो रेडियो कार्बन तकनीक के अनुसार, जो रेडियो कार्बन पद्धति C14 पद्धति है, इस पद्धति के अनुसार इसका कालखंड माना गया है 2350 ईस्वी पूर्व से लेकर 1750 ईस्वी पूर्व तक। ये एग्जाम में बहुत बार पूछ दिया गया है कि रेडियो कार्बन पद्धति से सिंधु घाटी सभ्यता का कालखंड क्या है, तो 2350 ईस्वी से 1750 ईस्वी तक। और जॉन मार्शल साहब का क्या माना है? 3250 से 2750। इस कालखंड को हम लोग सबसे ज्यादा मान्यता देते हैं क्योंकि रेडियो कार्बन टेक्निक पे,
ओके, इसके बाद से एक चीजों को और दिमाग में रखेंगे, वो है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी, एनसीईआरटी की बुक में क्या लिखा हुआ है? तो एनसीईआरटी के बुक के जब पढ़ोगे तो इसमें इसका कालखंड जो मेंशन किया गया है वो 2500 लेके 1800 बीसी, माने वो ईसा पूर्व। तो 2500 से लेके 1800 ईसवी पूर्व तक इसका कालखंड एनसीईआरटी में है। तो इस कालखंड को वैल्यू दिया गया। इतिहासकार जो है इन सारे सबको देखते हुए उन लोगों ने एक बीच का रास्ता निकाला कि ये 2500 से लेके 1800 ईस्वी पूर्व के बीच में रहा होगा, और इसको एनसीईआरटी अपने बुक में पब्लिश किया है, और इसको हम लोग को मानना पड़ता है क्योंकि ये सेंट्रल का है। तो इसका कालखंड का ये है। मार्शल साहब का मानना था कि 3250 से 2750 तक है। कार्बन पद्धति बोलता है 2350 से 1750, और भी बहुत सारे इतिहासकार हैं जिनका अपना अपना जो है मानना है, ठीक है ना। जैसे रेडियो कार्बन जो पद्धति है, इसको सबसे ज्यादा जो वैल्यू है डीपी अग्रवाल जो है, धर्मपाल अग्रवाल, वो भी उनका भी मानना था कि यही कालखंड है, और बाद में जब रेडियो कार्बन आया तो उससे भी यही चीज हुआ। तो ऐसे बहुत सारे हैं, तो हमको ये 3 कालखंड जो है दिमाग में रखना होता है। ऐसे इसके कालखंड से बहुत कम प्रश्न आते हैं कि इनका कालखंड ये रहा होगा। तो ये था खोज। इसमें से महत्वपूर्ण प्रश्न देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ये है नामकरण और ये कालखंड। ऐसे स्क्रीनशॉट लेना है तो वो भी ले लो, नहीं तो इसका पूरा डिटेल नोट्स जो है जीएस क्लब विलिम्स का जो जीएस क्लब, इसके टेलीग्राम से जाकर ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, पूरा डिटेल नोट्स और इसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर है। पिछले 20 साल के परीक्षाओं में आए गए प्रश्नों का कलेक्शन हमने किया है, इस पर भी मैं आगे चलकर वीडियो बनाऊंगा। अब हम लोग देखते हैं, इसके बाद इसका हम लोगों ने कालखंड, नामकरण, इसके खोज के बारे में जान लिया। अब हम लोग जो है, जो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है कि आखिर इस सभ्यता को बनाया किसने था भाई, कौन था, कहां के लोग थे, कौन थे ये लोग, कहां से आए थे, है ना, जिसने ये सभ्यता को जो है निर्माण किया था, इस सभ्यता को बनाया था। तो ये लोग कहां के थे, कौन के थे, इसमें भी इतिहासकारों का बहुत अपना अलग अलग मत है। मतलब डिफरेंट इतिहासकारों का डिफरेंट जो क्या है मत है ना। तो इसमें जो है 2 तरह के मत बेसिकली देखे जाते हैं। एक जो विदेशी इतिहासकार थे, तो विदेशी मत, और दूसरे जो अपने देश के इतिहासकार थे, तो देशी मत। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कहां से आए थे, कौन आकर इस सभ्यता को जो है डेवलप किया था, इसमें मेनली 2 मत को हम लोग देखते हैं। एक देखते हैं विदेशी मत को, और एक हम लोग देखते हैं देशी मत को, है ना। माने विदेशी इतिहासकार के क्या लोगों का क्या मानना था, और अपने देश के इतिहासकारों का क्या मानना था। तो जो विदेशी इतिहासकार थे, जिसमें सबसे पहला इतिहासकार कौन, तुम किसको कह सकते हो, जिसके नेतृत्व में हुआ है, मार्शल साहब, जॉन मार्शल, है ना, जॉर्डन चाइल्ड जैसे जो विदेशी इतिहासकार थे। इसके संग संग कुछ अपने देश के भी इतिहासकार थे, जिसमें कौन कौन थे, एच.डी. संकालिया। इन सब इतिहासकारों का मानना था कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो उत्पत्ति है वो सुमेरियन सभ्यता से हुआ है। किससे हुआ है, सुमेरियन सभ्यता से। अब ये सुमेरियन सभ्यता क्या है, तो देखो ये अपना भारत है ना, यहां पे है अपना भारत। इस भारत के बगल में पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद ईरान, ईरान के बाद इराक, यहां पे इराक जगह है। इस इराक में एक सभ्यता मिली है जिसको तुम लोग नाम सुने होंगे, मेसोपोटामिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, है ना। ये जो है पुरानी सभ्यताओं में से एक है, और सबसे पहले लिपि का खोज यही हुआ था, माने लिखना सबसे लोग यही जाना था, ठीक है ना। मेसोपोटामिया की सभ्यता, इस मेसोपोटामिया की सभ्यता में एक शहर था सुमेरिया, है ना, सुमेरिया। तो यहां पे 3-4 सभ्यताएं मिली हैं, जैसे अपने हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, है ना, चंद्रहुदड़ो, लोथल, बहुत सारी चीज मिली है। इनके यहां भी सुमेरिया, बेबीलोन, इस तरह से बहुत सारे जो है मिली थी, जिसमें एक सुमेरिया सभ्यता जो है, सुमेरिया शहर का सभ्यता बहुत ये भी प्रसिद्ध है। तो इन इतिहासकारों का मानना था कि ये सुमेरिया के लोग ही आके सिंधु घाटी सभ्यता को विकसित किए थे। मतलब यही के लोग आके सिंधु नदी के घाटी के आसपास बस गए और इस सभ्यता का क्या किए, विकास किए, सिंधु घाटी सभ्यता का।
इसके पीछे वो लोग अपना प्रमाण क्या देते हैं, इसके पीछे तर्क क्या देते हैं? क्योंकि कुछ सिंधु घाटी सभ्यता से ऐसे हमको मोहरे मिले हैं, ठीक है ना, जो सुमेरिया से भी मिले हैं, ठीक है ना, और भी कुछ ऐसे ऐसे हमें जो है पुरातात्विक तत्व मिले जो सुमेरिया में भी से प्राप्त हुए और यहां से भी प्राप्त हुए। तो उसी के आधार पर इन विदेशी लोगों का कहना है, विदेशी इतिहासकारों का कहना है कि भाई ये सिंधु घाटी के लोग सुमेरिया से लोग यहाँ आए थे और सिंधु नदी घाटी के किनारे बस गए और बस की सभ्यता का डेवलप कर दिए। लेकिन इसको उतना हम लोग महत्व इसलिए नहीं दिया जाता और अभी नहीं दिया जाता है क्योंकि कुछ चीज मिले तो हो सके मोहरे मिले हैं तो भाई व्यापार होता होगा, ठीक है ना, हम लोग इसका समकालीन मानते हैं, यहां से आके यहां नहीं हुआ, व्यापार होता होगा, क्योंकि जितने समानताएं मिले हैं उससे कहीं ज्यादा असमानताएं मिले हैं। फिर भी विदेशी में मत में जो जॉन मार्शल है, जॉर्डन है, अपने कुछ देश के भी एच डी संकालिया जैसे लोग, इन लोग का यही मानना है, इन लोग यही कहते हैं कि सुमेरियन सभ्यता से, जो मेसोपोटामिया सभ्यता का एक भाग है, वहां से यहाँ के लोगों का हुआ है, ठीक है। अब आते हैं देसी मत। देसी मत में जो है ना डिफरेंट है। एक मत है कि द्रविड़ लोग जो हैं, जो भी साउथ इंडियन में है, द्रविड़ लोग, ये लोग इस सभ्यता का विकास किया था। मतलब अपने देश का इतिहासकारों का मानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का विकास कोई विदेश से लोग आके नहीं किए थे, यहीं के लोग इस सभ्यता को जो है डेवलप किए हैं। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण जो ये माना गया है कि द्रविड़ लोग, ये जो है राखाल दास बनर्जी, आर.डी. बनर्जी, याद रखोगे, राखाल दास बनर्जी, राखाल दास बनर्जी का मानना है कि द्रविड़ लोग जो है इस सभ्यता को क्या किए हैं, इस सभ्यता को जो है डेवलप किए हैं। बाद में आर्य आए और इन लोगों को मार के भगा दिया, तो ये दक्षिण भारत में चल गए और उत्तर भारत में जो है आर्यों का जो है प्रभुत्व जम गया और अभी तक है, और वैदिक सभ्यता का जो है डेवलपमेंट हुआ। ये आर.डी. बनर्जी का मानना है कि इन सभ्यता का डेवलपमेंट जो है द्रविड़ लोग ने किया था, बाद में आर्य आए, इनको यहां से मार के भगा दिए और वैदिक सभ्यता का डेवलपमेंट किए, मतलब वैदिक सभ्यता का विकास किए। इसके बाद से कुछ लोग का मानना है कि नहीं, है ना, इस सभ्यता का विकास जो है आर्य लोग ही किए हैं। कौन किए? आर्य लोग ही किए, जिसमें बीबी लाल, है ना, बीबी लाल का जो है मानना है। इसके बाद एस आर राव, ये सब जो अपने देश के इतिहासकार है, इन लोग का मानना है कि नहीं, इस सभ्यता का विकास जो है आर्य लोग ही किए हैं। किसका? सिंधु घाटी सभ्यता का विकास। लेकिन इस मत में जो है बहुत सारा कॉन्ट्राडिक्शन है और इस मत को प्राय अभी खारिज कर दिया गया है कि नहीं, आर्य लोग हो ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी ये नगरीय सभ्यता थी, शहरीय सभ्यता थी। यहाँ के लोग पक्के ईंटों के मकान में रहते थे, है ना, रोडें चौड़ी हुआ करती थी। लेकिन जो आर्य लोग का जो वैदिक सभ्यता है, उस वैदिक सभ्यता में क्या है, वो ग्रामीण सभ्यता थी। तो कोई लोग शहर के बाद गांव नहीं बसा सकते, गांव का डेवलपमेंट शहर में होता है, शहर कभी गांव में नहीं बनता है। और दूसरी बात कि अगर इन लोगों को ईंटे का ज्ञान था, अगर इन लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता डेवलप किया है तो पक्के ईंटों का ज्ञान होगा, तो फिर वैदिक काल में आके झोपड़ी में क्यों रहने लगे, है ना, ठीक है। उसके बाद से सिंधु घाटी सभ्यता से किसी भी तरह का कोई गाय का मतलब मिला ही नहीं है, माने गाय का कोई प्रमाण ही नहीं मिला है। और वैदिक सभ्यता में सबसे प्रमुख पशु गाय थी। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे रीजन दिए जाते हैं कि नहीं, आर्य लोग नहीं हो सकते, तो इसको प्राय जो है खारिज कर दिया गया है। इसके बाद से और भी है अपने देश में, जैसे कुछ लोगों का मानना है, जिसमें हमारा एक इतिहासकार है, उनका नाम है अमलाडन घोष। उनका मानना है कि एक राजस्थान में देखोगे अभी एक सोती जनजाति रहती है ना, तो सोती जो लोग हैं, यही लोग जो है राजस्थान के जो सोती सभ्यता के लोग थे, जो सोती जाति के लोग थे, कहां के? राजस्थान के। ये किसके हिसाब से? अमलानंद घोष, है ना, और डीपी अग्रवाल मतलब धर्मपाल अग्रवाल, इन दोनों का मानना है कि सोती जाति के लोग इस सभ्यता को डेवलप किए थे। पर ये उतना नहीं, इन लोगों ने कालीबंगा में एक जगह का खोज किया, राजस्थान में कालीबंगा का खोज इन्होंने किया था, और उसके आधार पर बोलते कि नहीं, ये जो राजस्थान में सोती जाति के लोग रहते थे, उन्होंने इस सभ्यता का जो है विकास किया है। तो इस तरह से देसी और विदेशी दो मतों में जो बटा हुआ है कि यहाँ के लोग कौन थे, कहां से आए थे, किसने इस सभ्यता का जो डेवलप किया है। हमको यहाँ से क्या चीजों को दिमाग में रखना है, विदेशी मत में कौन कौन थे? जॉन मार्शल, जॉर्डन चाइल्ड।
तो जॉन मार्शल से रिलेटेड क्वेश्चन इसलिए पूछ दिया जाता है क्योंकि जॉन मार्शल के निर्देशन में ही इस सभ्यता का डेवलपमेंट हुआ था, इस सभ्यता की खोज हुई थी। तो ये क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि सुमेरिया के लोग सुमेरियन सभ्यता से सिंधु सभ्यता का विकास हुआ, ये किसका मानना है? तो जॉन मार्शल का मानना है, जॉर्डन चाइल्ड का भी मानना है, एच डी संकालिया का भी मानना है ना। या फिर क्वेश्चन ये पूछ देता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का विकास द्रविड़ों ने किया था, ये किसका मानना है? राखाल दास बनर्जी का। आर्यों ने किया था, ये किसका मानना है? बीबी लाल और एस आर राव का। सोती सभ्यता से ये किसका मानना है? था अमलाडन घोष और धर्मपाल अग्रवाल का मानना है। तो ये चीजें यहां से होती है। तो आशा करते समझ में आ गया होगा, याद हो जाएगा। पर 2-3 चीज तो याद रखना, जॉन मार्शल नाम में सब विदेशी विदेशी, बस ये थोड़ा सबसे ज्यादा याद रखना। ये बहुत बार जो है एग्जाम में पूछ लिया गया है। तो वहीं के लोग आके जो है इस सभ्यता का डेवलपमेंट किए थे। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये हम लोग समझे कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुआ था। अब हम लोग पढ़ेंगे कि इस सभ्यता की विशेषताएं क्या थी, इस सभ्यता की कौन कौन सी विशेषताएं थी, है ना। ये सभ्यता आखिर थी कैसे, इसके हम लोग थोड़ा सा विशेषताओं के बारे में हम लोग पढ़ लें। विशेषताएं, इस सभ्यता की कौन कौन सी विशेषताएं थी। तो पहली विशेषताएं है कि ये जो सभ्यता था, ये सभ्यता आद्य ऐतिहासिक सभ्यता था। आद्य ऐतिहासिक सभ्यता था। क्यों? क्योंकि इस समय जो भी हमें साक्ष्य मिले हैं, लिखित साक्ष्य, उसको हम लोग आज तक पढ़ नहीं पाए हैं, है ना। तो उस लिपि का नाम दिया गया हड़प्पा लिपि, क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा में मिला था, इसलिए उस लिपि का नाम दिया गया हड़प्पा लिपि। तो हड़प्पा लिपि को हम लोग आज तक पढ़ नहीं पाए हैं, क्योंकि इसके जानने का जो भी स्रोत है वो पूरा तात्विक साक्ष्य है। जो लिखित साक्ष्य मिला है उसको हम लोग नहीं पढ़ पाए हैं, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? आद्य ऐतिहासिक कहते हैं। दूसरा, तुम लोग जानते हो, है ना, कि आद्य ऐतिहासिक काल को कांस्य युगीन काल भी कहते हैं, कांस्य काल भी कहते हैं, कांस्य काल। तो इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी माना जाता है। क्यों? क्योंकि इस समय हमें बहुत सारे जो है कांसा का, जानते हो कांसा, तांबा और तीन का मिलाकर एक मिश्र धातु बनता है। तांबा और तीन को मिला दोगे तो कांसा बनता है। तो इस समय हमें बहुत सारे कांस्यों का उपकरण मिला है। और हमने बताया भी था कि जो सभ्यता को जो हम लोग प्रागैतिहासिक काल को पाषाण काल कहते हैं, इसको आद्य ऐतिहासिक काल को कांस्य काल कहते हैं, और वैदिक काल से तो लोह युग जो है इसको हम लोग कहते हैं। तो इस समय कांस्य का हमें बहुत सारे सामान मिला था, इसलिए इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी बोलते हैं। तीसरा बात, ये शहरी सभ्यता था। शहरी सभ्यता कहने का मतलब यहां के लोग वेल प्लान थे। जैसे आज शहर में, जैसे चंडीगढ़ चले जाओ, दिल्ली चले जाओ, ये सब वेल प्लान सिटी है ना, तो इनका शहर भी वेल प्लान था। सड़कें चौड़ी होती थी एकदम, है ना, पूरब से पश्चिम की ओर सड़कें होती थी, है ना, पक्के ईंटों का मकान होता था, ठीक है ना। तो इनकी सभ्यता जो थी पूरी की पूरी शहरी थी। ये लोग जो है व्यापार करते थे गांव में। आज भी देखो शहर में लोग व्यापार करते हैं, गांव में खेती करते हैं। तो इनके सभ्यता जो क्या थी, यहाँ के लोग व्यापार करते थे। सड़कें एकदम वेल प्लान थी, एक दूसरे को समकोण पे काटती थी, मतलब टेढ़ी मेढ़ी सड़कें नहीं थी, एकदम सीधा, ऐसे जहां जाओ ऐसे एकदम सीधा सीधा जो है यहाँ की सड़कें थी। और सबसे बात, इन लोग का टेक्निक तो देखो, सड़क जो बनाते थे लोग पूर्व से पश्चिम की ओर बनाते थे, है ना। क्यों? क्योंकि जानते हो कि भारतीय उपमहाद्वीप में दो तरह की हवाएं चलती है, एक पूर्वैया एक पछुआ। तो अगर पूर्वैया और पछुआ मतलब पूर्व की ओर बहने वाली हवा और पश्चिम की ओर बहने वाली हवा, तो जब हवा बहती थी तो इनके रोड अपने आप साफ हो जाते थे, ठीक है। तो ये सोच के लोग ऐसे बना, मतलब बहुत ही वेल प्लान था। तो कहा जाता है ये क्या थी? एक शहरी सभ्यता थी, है ना। और ये जो सभ्यता था ये व्यापार प्रधान था। ये सब एग्जाम में पूछता है, क्या था? व्यापार प्रधान था, मतलब यहां के लोग व्यापार करते थे। सबसे पहले कपास की खेती इसी समय में हुआ, याद रखोगे। कपास जिससे सूती कपड़ा बनता है, तो सबसे पहले कपास की खेती सिंधु कालीन सभ्यता माने सिंधु कालीन युग में हुआ है ना, हड़प्पा कालीन युग में हुआ है सबसे पहले कपास की खेती। और ये लोग व्यापार प्रधान थे, माने बिजनेस ज्यादा करते थे, है ना। कोई उतना मतलब कृषि पे लोग डिपेंड नहीं होते थे, और कपड़े का बिजनेस जो सबसे ज्यादा होता था। इसके बाद से ये जो सभ्यता थी ये शांति प्रिय सभ्यता थी। शांति प्रिय लोग थे ये, है ना। ये क्या थे? ये लोग जो है एकदम शांति प्रिय थे। क्यों? क्योंकि इस समय का हमें किसी भी तरह कोई युद्ध का प्रमाण, कोई मारकाट का प्रमाण हमें नहीं मिला। देखो सबसे बड़ी बात क्या है,
युद्ध होना जानते हो कब से शुरू हुआ? जब से लोहे का खोज हो गया। और इस समय के लोग लोहे का उतना जानते नहीं थे, लोहे का हथियार मजबूत होता है। तो जब से लोहे का खोज हुआ ना, अपना इतिहास बदल गया। अभी हम आएंगे, उत्तर वैदिक काल में लोहे का खोज हुआ, उस समय के बाद युद्ध है ना। महाभारत महाभारत जो है उसी समय का माना जाता है। ऐसे महाभारत ऐतिहासिक कथा नहीं है ना, उसको लोग पुरानी कथा मानते हैं, पर ये उसी समय में लिखा गया है। तो ये जो उस समय से होना शुरू हो गया था। तो इस समय कोई युद्ध नहीं। ये लोग क्या थे? ये लोग सब जो थे शांति प्रिय, मतलब कहा जाता है एकदम शांति प्रिय जो है इन लोगों का जो है व्यवस्था था। तो आद्य ऐतिहासिक काल, कांस्य युगीन, शहरी सभ्यता, व्यापार प्रधान था, है ना। शहरी थे, पूरा शहर जैसा डेवलप था, व्यापार था, है ना। और यहाँ के लोग क्या थे? शांति प्रिय जो है रहते थे। इसके बाद से इनका राजनीतिक जीवन, सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन के बारे में हमें उतनी जानकारी प्राप्त नहीं है, क्योंकि हमें पुरातात्विक तत्व मिले, कोई लिखा हुआ तत्व जो मिला, लिखा हुआ जो प्रमाण उसको पढ़ नहीं पाए, तो हमें बहुत कम तक जो है इसके राजनीतिक, आर्थिक या सामाजिक चीजों के बारे में हमें बहुत कम पता चलता है। फिर भी जो भी पता चलता है उसके हिसाब से ये पता चलता है कि इस समय का जो व्यवस्था थी वो मात्र सत्तात्मक थी, मतलब माताओं का ज्यादा वैल्यू था। जैसे आज का जो समाज है, आज का भी, या वैदिक काल से लेके आज का भी, है ना, जो वैदिक काल में था वो भी आज भी भारत में है, कि हम लोग का जो सभ्यता अभी भी देखोगे, है ना, तो पितृ सत्तात्मक है। माने लड़कों का ज्यादा वैल्यू है। बाप का संपत्ति बेटे को ट्रांसफर होता है, बेटी को बहुत कम मिलता है। या तुम देखे ही होगे, जितने राजा महाराजा बाप मरते थे तो बेटा उसका राजा बनता था, है ना, ठीक है ना। तो इस तरह से हुआ। अकबर, बाबर मरा तो उसका बेटा हुमायूं, हुमायूं मरा तो अकबर। तो इस तरह से जो मैंने पूरा पितृ सत्तात्मक जो है व्यवस्था थी। लेकिन सिंधु घाटी की जो थी वो मात्र सत्तात्मक थी, और ये लोग मात्र देवी की पूजा करते थे, है ना। हमें जो है मात्र देवी की मूर्ति भी जो है मिला है, कहां से? हड़प्पा से। तो ये लोग मात्र सत्तात्मक थे, मान माताओं का यहाँ पे था, और मात्र देवी की लोग जो है पूजा जो है करते थे। तो और भी है बहुत सारे इसकी जो है विशेषताएं हैं, पर उससे उतना ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनता। जहां से क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, चाहे कोई भी एग्जाम हो, स्टेट पीसीएस से लेकर रेलवे ग्रुप डी तक, उसमें अधिकतर इतने सारे क्वेश्चन तुमको देखने को मिलेंगे। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग की सभ्यता थी? प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐसा ऑप्शन दे देगा। तो आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता थी। ये इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। ये शहरी सभ्यता थी, व्यापार प्रधान था, ये लोग शांति प्रिय थे और मात्र सत्तात्मक थे। तो यहाँ के लोगों को ये सारी विशेषताएं थी। इसके बाद इनका जो राजनीतिक जीवन है और भी धार्मिक जीवन है, उसके बारे में उतना जानकारी नहीं हुई है, और ऐसे उससे जो ऑब्जेक्टिव्स नहीं बनते हैं। अगर मेन का एग्जाम दोगे, जहां रिटेन होता है, पीसीएस के एग्जाम या यूपीएससी के एग्जाम, वहां पे उससे क्वेश्चन बनते हैं, तो बहुत दूर की बात है। मैं यहाँ जो भी करवा रहा हूं वो सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव के इससे कर रहा हूं। तो यहां से इस चीजें तुमको याद रखना होगा। उत्पत्ति में विदेशी मत, देशी मत, और ये हमारे क्या हो गए? विशेषताएं होंगे। अब आते हैं आज के वीडियो का सबसे अंतिम टॉपिक पे। उसके बाद से हम लोग जो है अगला चीज नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज का अंतिम है कि इस सभ्यता का विस्तार कहां से कहां तक हुआ था। यह सभ्यता कहां से कहां तक है ना। इसका चौहद्दी क्या है, ये कहां से कहां तक फैला हुआ है ना। ये सभ्यता कहां से कहां तक फैला हुआ है। तो देखो, तो ये मैं यहां पे भारत का बना रहा हूं नक्शा। ये मेरा नक्शा थोड़ा बहुत खराब होता है, तो उससे उस पर मत जाना सब, ऐसे करके ऐसे ही ध्यान। ये हमारा जो भारत है ना। ये जो भारत है, और यहां पे है पाकिस्तान, ठीक है। तो ये भारतीय उपमहाद्वीप में इसका विस्तार कहां तक था? तो सबसे उत्तर में जो हमें जगह मिला है, इसका जो अंतिम स्थल अभी तक प्राप्त हुआ है, उसमें जम्मू कश्मीर के बाद श्रीनगर के पास एक जगह मिला है, मांडा। याद रखोगे, मांडा। सबसे ये सिंधु सभ्यता के जितने भी स्थल में सबसे उत्तरी स्थल कौन सा है? मांडा, जो चिनाब नदी के किनारे है।
चिनाब नदी के किनारे है। और सबसे दक्षिण जो हमें मिला है, सबसे नीचे, सबसे जो है साउथ में जो मिला है, हमें मिला है महाराष्ट्र में दायमाबाद। और सबसे पश्चिम का जो हमें क्षेत्र मिला है अभी तक, उसमें बलूचिस्तान में एक जगह है ना, सब बलूचिस्तान में एक जगह है जिसका नाम है सुतका गैंडोर। सुतका गैंडोर। और सबसे पूर्व में जो हमें जगह मिला है वह उत्तर प्रदेश में हमको मिला है, जिसका नाम है आलमगीरपुर। ये यूपी में है। तो इस सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल कौन है? मांडा, जम्मू एंड कश्मीर में, जो चिनाब नदी के किनारे है। सबसे दक्षिणी कौन है? दायमाबाद, महाराष्ट्र, जो परवरा नदी के किनारे है। परवरा नदी के किनारे है। सबसे पश्चिम में कौन सा जगह है? सुतका गेंदोर, जो कहां पे है? बलूचिस्तान में, मैंने पाकिस्तान के जो है बलूचिस्तान में जो है सबसे जो है कोना पे ये मिला है, माने पूर्वी कोन पे, पश्चिमी कोन पे। और ये हमारा है दस्त या दशक नदी के किनारे, है ना। और सबसे पूरब में जो है हिंडन नदी के किनारे, हिंडन नदी के किनारे उत्तर प्रदेश में हमको जो है इसका जगह मिला है। अभी तक करीबन, अभी तक 2500 से ऊपर स्थलों का खोज हो चुका है, जिसमें 1500 स्थलों की हमें पूरी जानकारी प्राप्त हो गई है, माने उसके बारे में पूरा ज्ञान प्राप्त हो गया है, ठीक है ना। और ये सभी के सभी जगह इतने क्षेत्र में ही है। अगर इसको तुम मिला दो, इसको अगर तुम मिला दो तो तुम्हें ऐसा मिलेगा देखने को। तो ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है ये सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र है ना। और इसका आकार कैसा बन जा रहा है? इसका आकार बन जा रहा है त्रिभुजाकार। तो इसका विस्तार पहले याद रखोगे कि ये त्रिभुजाकार है। ये बहुत बार क्वेश्चन में पूछा है कि सिंधु घाटी सभ्यता की आकार कैसा है, तो इसका आकार त्रिभुजाकार है। इसके जो चौहद्दी हैं, सबसे उत्तर में मांडा, दक्षिण में दायमाबाद, सबसे पश्चिम में सुतका गैंदोर और सबसे पूर्व में आलमगीरपुर, है ना। सबसे पूर्व में क्या है? आलमगीरपुर। इनको अगर मिलाओगे तो इस तरह का तुम्हें आकृति मिलेगा, जो एक तरह का क्या है? त्रिभुजाकार आकृति है। तो इस त्रिभुजाकार में पूरा सिंधु घाटी सभ्यता जो है फैला हुआ है, जो लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 13 लाख वर्ग किलोमीटर में, कितना में? 13 लाख वर्ग, ऐसे कुछ 12,996 समथिंग है ना, लाख समथिंग है, तो हम लोग 13 लाख मान के चलते। 13 लाख वर्ग किलोमीटर में ये करीबन फैला हुआ है। कौन? सिंधु घाटी सभ्यता। और ये सिंधु घाटी जो सभ्यता है, इनका विस्तार सबसे उत्तर में देखो मांडा, याद रखोगे, ये बहुत बार पूछता है, इसको एकदम याद कर लोगे। ये सबसे उत्तर में कौन सा जगह है? मांडा। कहां पे है? चिनाब नदी के किनारे, ये भी पूछता है। सबसे दक्षिण में क्या है? दायमाबाद। ये कहां है? ये है परवरा नदी, जो गोदावरी की एक सहायक नदी है। सबसे पूर्व में कहां है? आलमगीरपुर, जो कहां है? हिंडन नदी। देखना अभी अखिलेश कुमार हिंडन नदी के बारे में बहुत, अखिलेश यादव बहुत नाम लेता है, इंटरव्यू देखते रहना, हिंडन नदी याद रहेगा। और सबसे पश्चिम में जो है ये हमारा उत्तर, ये हमारा दक्षिण, ये हमारा पूर्व और ये हमारा पश्चिम। पश्चिम में है सुतका गैंदोर, जो कहां है? दशक नदी के किनारे, है ना। इसको याद रखोगे, ये बहुत बार पूछा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी छोर क्या है? मांडा। किस नदी पे है? चिनाब। सबसे दक्षिणी दायमाबाद, किस नदी पे है? परवरा। सबसे पूर्वी आलमगीरपुर, कहां है? हिंडन। सबसे पश्चिमी सुतका गैंदोर, कहां है? दशक नदी पे। इसको याद रखोगे, है ना। ऐसे देखो, इसमें ट्रिक का कोई जरूरत नहीं है, पर इसका एक ट्रिक है, मैं ट्रिक बता देता हूं, लेकिन कोई जरूरत नहीं है। ये 4 नाम तो है, 4 नदी याद कर सकते हो। देखो ट्रिक क्या याद रखोगे? एडी, है ना, सम इक्वल टू, जानते हो अंग्रेजी में सम और एड दोनों एक ही चीज है। एड मतलब एआईडी, एडिशन। सम मतलब भी होता है योग करना और एड मतलब भी होता है योग करना, ये तो पता है ना। अंग्रेजी में सम का मतलब भी होता है जोड़ना और एड, एडिशन, उसका मतलब भी होता है जोड़ना। तो सम इक्वल टू एडी याद रखोगे। स से एकदम पश्चिम से याद रखोगे, स से सुतका गैंदोर, म से मांडा, ए से आलमगीरपुर, डी से दायमाबाद। तो ऐसे याद रखोगे, सुतका गैंदोर, मांडा, आलमगीरपुर, दायमाबाद, ये हो गया, इस, है ना, इस तरह से, ठीक है।
ये जो है तुम्हारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो याद होगा सम, स से सुटका गेंदोर, म से मांडा, ए से आलमगीरपुर, द से डैमाबाद। और इसका नदी कैसे याद रखोगे? डच है पर नहीं, है ना, डच है पर नहीं। जानते हो ना, अभी हम साथ साथ जो है आधुनिक भारत का इतिहास भी शुरू करेंगे। और आधुनिक भारत का इतिहास शुरू होता है यूरोपियों का आगमन से। और इन यूरोपियों के आगमन के क्रम में एक डच आए थे जो भारत में ज्यादा दिन नहीं रह पाए थे, अंग्रेज मार के भगा दिए थे। तो वही डच है पर नहीं। मैं भी शुरू करूंगा, संग संग पैरेलली चलेंगे, प्राचीन भारत आधुनिक भारत दोनों संग संग चलेंगे, जिससे बहुत जल्दी हम लोग सिलेबस को कवर कर पाए, तो सामने जो भी एग्जाम है आसानी से तुम लोग कर लो। तो हम अभी आधुनिक भारत का भी शुरुआत करूंगा, संग संग करूंगा। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आधुनिक भारत से ही आता है, प्राचीन भारत से भी आते हैं। इसको बहुत लोग छोड़ देते हैं, इसलिए मैं इसको सबसे पहले शुरू किया हूं, क्योंकि जानते हो कि किसी भी कंपटीशन एग्जाम में, कंपिटेटिव एग्जाम में जो क्वेश्चन छूट गया वहीं से बच्चे क्वालिफाई कर जाते हैं। तो डच है पर नहीं, ये ट्रिक याद रखोगे। द से, है ना, दशक नदी, च से चिनाब नदी, ह से हिंडन नदी, पर से परवरा नदी, और नहीं मतलब नहीं, बस ऐसे ही। तो ये ट्रिक है कि सम इक्वल टू एडी, है ना। सबसे उत्तर में सुटका गेंदौर, मांडा, आलमगीरपुर, डैमाबाद। डच है पर नहीं, दशक, च फोर चिनाब, ह फोर हिंडन, पर फोर परवरा नदी, है ना। तो इसको जरूर याद रखोगे। तो ये इसका चौहद्दी है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछता है। ये करीबन 13 लाख वर्ग किलोमीटर फैला है। और किन किन देशों में फैला है, किन किन देशों में फैला है? तो ये फिलहाल 3 देशों में फैला हुआ है। भारत, देख ही रहे हो, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। हिंदू सभ्यता के जितने भी स्थल मिले वो सब इन्हीं में। अभी तक 2500 से ऊपर स्थल मिल गए हैं, लेकिन 1500 के बारे में पूरी जानकारी मिल गई है। सब नहीं पढ़ना है, हमें 1 दर्जन स्थल ही पढ़ना है, जो हम आगे वीडियो में हम लोग चलेंगे। ये सभी के सभी स्थल 3 देश में है, जिसमें भारत में करीबन 900, अफगानिस्तान में मात्र 2 स्थल है, ये याद रखोगे, और पाकिस्तान में 500 से ऊपर, जिसके बारे में पूरी जानकारी मिल गई है। हम उसी का बात कर रहे हैं। 1500 स्थलों के बारे में पूरी जानकारी मिल गई है अभी तक। तो इन 1500 स्थलों में 900 करीबन भारत में है, 500 से ऊपर पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में मात्र 2 ही स्थल है, ये याद रखोगे। तो इसका विस्तार 3 देशों में है। अब क्वेश्चन आता है कि भारत के किन किन राज्यों में है। तो बाबू मैप भारत का जरूर अच्छा से याद करोगे। मैं भारतीय मैप पर भी जो है वीडियो बनाऊंगा, और बहुत जल्द हम मैप पर भी आएंगे। मैंने जीएस का कंप्लीट सोल्यूशन टोटली फ्री, ठीक है ना, कोई चार्ज कभी भी, कोई भी किसी भी तरह का यहाँ पेड चीजें नहीं होगी। तुमको पूरा नोट्स, पिछले 20 साल का क्वेश्चन आंसर सभी एग्जाम में आए हुए, स्टेट पीसीएस से लेकर ग्रुप डी तक जितने भी एग्जाम है, चाहे वो सेंटर के हो या स्टेट के हो, सभी क्वेश्चन टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, है ना। किसी भी तरह का कोई चीज ना, एक एक टॉपिक को, पूरे जीएस को हम कवर करेंगे, ठीक है ना। तो बस आराम से देखते जाओ और मेहनत करते रहो, एग्जाम निकल जाएगा। तो अब क्वेश्चन आता है कि भारत के किन किन राज्यों में है। तो भारत का मैप दिमाग में रहेगा तो हो जाएगा, ठीक है ना। पहले घर में सामने एक भारत का मैप और एक विश्व का मैप जो है जरूर लगा लिया करो। तो भारत में ये जो है कहां कहां है, तो जम्मू एंड कश्मीर, है ना, ये कहां कहां पे भारत में, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, ये यहां पे मैं लिख देता हूं कि ये भारत में कौन कौन से जगह पे है। तो पहला जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर से नीचे आओगे तो क्या आएगा, पंजाब। भारत के कौन कौन से राज्य है ना, जम्मू कश्मीर के नीचे आओगे तो क्या आएगा, पंजाब। पंजाब के बगल में हरियाणा, इसके नीचे राजस्थान, राजस्थान जो है के नीचे गुजरात, उसके नीचे महाराष्ट्र, और इधर में पूरब में एक जगह कहां मिला हमको, उत्तर प्रदेश, यूपी। तो इतने जगहों पे, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, इतने जगहों तक जो है भारत में 1 2 3 4 5 6 7 जो है इस सभ्यता का विस्तार है। कहां से कहां तक, जम्मू कश्मीर से लेके इधर महाराष्ट्र तक, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश तक। और सबसे ज्यादा भारत में जो स्थल पाए गए हैं वो कहां पाए गए हैं, गुजरात में, याद रखोगे, है ना, गुजरात। यहां पे सबसे ज्यादा स्थल पाए गए हैं सिंधु घाटी सभ्यता के, गुजरात में। आजादी के बाद भी, आजादी के पहले तक 40-45 जो है स्थलों का हमें बारे में पता लगा था,
लेकिन आजादी के बाद जब देश आजाद हुआ तो पुरातात्विक विभाग जो हमारे देश का था वो रुका नहीं, वो और भी मेहनत से, है ना, एकदम नया देश, एक नए नए देश का जन्म हुआ है, फिर भी वो अपने इतिहास को जानने के लिए और भी मेहनत से कोशिश किए स्थलों के खोज में। और भारत के आजादी के बाद, ठीक है ना, करीबन 1500 हमें स्थलों का पता चला है, मतलब पूरी जानकारी हमने प्राप्त कर लिया है और अभी भी तो खुदाई जारी है जगह जगहों का। तो ये याद रखना होगा कि भारत में इसका विस्तार किन किन राज्यों में है, तो जम्मू कश्मीर, उसके नीचे आओगे पंजाब, पंजाब के बगल में हरियाणा, उन दोनों के नीचे राजस्थान, राजस्थान के नीचे गुजरात, गुजरात के नीचे महाराष्ट्र और इधर उत्तर प्रदेश में। इतने राज्यों में जो है इसका सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार देखने को मिलता है। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक जो चीजों को देखे हैं। क्या क्या हम लोग आज ने पढ़ा? खोज, नामकरण, कालखंड, उत्पत्ति, विशेषताएं। ठीक है ना। इसके बाद से हमें 1 दर्जन ऐसे स्थल है जिसके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन आता है और महत्वपूर्ण स्थल है, जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चंद्रहुदड़ो, है ना, गुजरात में लोथल, फिर राजस्थान में कालीबंगा, राखीगढ़ी, बनीवाल, रोपड़, पंजाब में। तो ऐसे बहुत सारे स्थल है जो प्रमुख है। इस पर जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में चर्चा करेंगे कि कहां से हमें क्या मिला है, और उसके बाद कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे वो जो कंफ्यूजन होता है ना कि कहां क्या मिला है, वो सब जो है कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। आज के वीडियो में भी आशा करते हैं कि जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं इससे इतना ही आता है, इससे ज्यादा कहीं नहीं आता है, तुम उठाकर देख लो, है ना। तो आशा करते तुम लोग को ये चीजें समझ में आई होगी, और पसंद आ रहा है बाबू तो लाइक जरूर कर देना और सब्सक्राइब भी कर दो, जिससे तुमको वीडियो का अपडेट मिलता रहे। ओके, और अगले वीडियो में हम इस सभ्यता के प्रमुख स्थल को लेकर आएंगे। इसी तरह से जो है मेहनत करते रहो, तैयारी करते रहो, और परीक्षाएं तो आराम से निकल ही जाएगी जब मेहनत और तैयारी करते रहोगे। क्यों मेहनत, ठीक ना, बस करना कुछ नहीं, दिल लगा दो, तैयारी जो है करते रहो, चीजें हो जाएगी, है ना। क्योंकि है ना, सफलता मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है ना, तो अलग बात है। सफलता मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, ठीक है ना, पर मेहनत हम ना करें ये तो गलत बात है। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।